हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम टाइम। दोस्तों, हम यहां पर जानने का प्रयास करेंगे कि एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2020 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। खासतौर पर हम यहां पर देखेंगे कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से किस प्रकार के यहां पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन यदि मिलाया जाए तो यहां पर टोटल 38 क्वेश्चन मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से पूछे गए हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चन यदि हम यहां पर बात करें तो यहां पर 34 प्रश्न यहां पर पूछे गए हैं, यानी कि 34 क्वेश्चन। यदि हम आयोग के क्वेश्चन को हटा दें तो यहाँ पर 34 प्रश्न हमारे यहाँ पर हो जाते हैं। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का जो पोर्शन है वो यहाँ पर ज़्यादा पूछा गया था। अब हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से कैसे प्रश्न आए हैं, ताकि जो आगामी एग्जाम होगा नवंबर 2021 में, जो 2021 का प्रीलिम्स होगा, तो उसके लिए यहाँ पर अभी से आपको कमर कसनी होगी, अभी से आपको यहाँ पर तैयारी करनी होगी। लास्ट के 1-2 महीने में आप PDF रीडिंग मारकर यूट्यूब से आप जो विकल्प है जैसे कि ऑब्जेक्टिव लगाकर इस प्रकार से आपका यहाँ पर पेपर नहीं निकलना है। हर एक टॉपिक के बारे में आपके यहाँ पर दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि आप मध्य प्रदेश की नदियाँ पढ़ रहे हो, नदियों के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मध्य प्रदेश के पंचायती राज, मध्य प्रदेश की पूरी राज्य व्यवस्था, अगर आपके टॉपिक में जो जो लिखा है, यानी कि सिलेबस में जो जो लिखा है उसके बारे में आपको प्रॉपर यहाँ पर नोट से तैयार होने चाहिए, वो भी खुद के आपके। आपको कोई भी PDF आपको यहाँ पर पास नहीं करवा सकती है, क्योंकि आपके खुद के बने हुए नोट से ही आपको यहाँ पर लास्ट टाइम में काम में आते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे कि मध्य प्रदेश में अब जो प्रश्नों का स्तर है वो क्या है, वो किस प्रकार के यहाँ पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ताकि हमें यहाँ पर रणनीति बनाने में थोड़ी सी आसानी यहाँ पर हो जाए। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था, मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। अब दोस्तों, ये क्या है, ये हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री रहे थे, इसलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। तो इस प्रश्न से हमें जानने को ये मिल रहा है, या फिर हमें ये सीख मिल रही है कि मध्य प्रदेश से जितने भी व्यक्ति हैं, यानी कि मध्य प्रदेश से संबंधित यदि कोई भी व्यक्ति है, उसके बारे में आपको इम्पोर्टेंट 3 से 4 फैक्ट यहाँ पर पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश से संबंधित यदि वो कोई भी व्यक्ति है ना, तो वो उसके बारे में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है केवल 1 और 2 सही हैं, यानी कि दिग्विजय सिंह और मोतीलाल वोरा ये यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर नहीं रहे हैं। बाकी वीरेंद्र कुमार सकलेचा और श्यामा चरण शुक्ल यहाँ पर रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न से हमें ये जानने को मिल रहा है कि मध्य प्रदेश के जितने भी सचिव हैं, उसके बाद में अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष है, नेता प्रतिपक्ष है, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, मुख्य न्यायाधीश है, इनकी आपको पूरी यहाँ पर लिस्ट पता होनी चाहिए। अगर आपको पूरी नहीं भी पता है तो आपको 2 से 4 बार यहाँ पर उन्हें पढ़ लेना चाहिए, ताकि आपको यहाँ पर कुछ व्यक्तियों के यहाँ पर नाम याद रह जाएं। ठीक है, तो उसमें भी आपको कोई जो विशेष व्यक्ति रहता है उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा विशेष तरीके से यहाँ पर तैयार करके रखना है। उसके बाद में जो वर्तमान में जिनका निधन होता है उनको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यदि किसी भी व्यक्ति का निधन होता है मध्य प्रदेश से संबंधित किसी भी व्यक्ति का, तो आप ये समझ लीजिए कि उससे प्रश्न यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर बनना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको मध्य प्रदेश के जो व्यक्ति विशेष के यहाँ पर क्वेश्चन देखा जाए तो 4 से 5 प्रश्न यहाँ पर मध्य प्रदेश के व्यक्ति विशेष से यहाँ पर पूछे गए हैं। तो मध्य प्रदेश से कोई भी संबंधित यदि व्यक्ति है, उसका जन्म कहाँ हुआ है, और उसने क्या राजनीति के क्षेत्र में कुछ कार्य किया हो, या फिर संगीत के या चित्रकला के क्षेत्र में, तो इन पे आपको यहाँ पर पकड़ बनानी होगी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम क्या है, यानी कि मध्य प्रदेश विधानसभा में किस प्रकार की यहाँ पर कार्यवाही होती है उसका क्रम आपको यहाँ पर बताना था। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर बी वाला होगा। बाकी हम यहाँ पर आपको बताते हैं, इसमें सबसे पहले यहाँ पर शपथ या प्रतिज्ञान यहाँ पर होगा। उसके बाद में यहाँ पर दूसरा है राज्यपाल का अभिभाषण, तीसरे में आएगा मंत्रियों का परिचय होगा, और लास्ट में होगा निधन संबंधी यहाँ पर उल्लेख यहाँ पर किया जाता है। तो इसका यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर है, ये है बी वाला। ठीक है, तो आपको यहाँ पर हमने बता दिया है। अब दोस्तों, इस प्रश्न से हमें ये जानने को मिल रहा है कि आपको मध्य प्रदेश सरकार की जितनी भी वेबसाइट है उन्हें आपको एक बार यहाँ पर देखना चाहिए, और उसके वेबसाइट से आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर जानने को मिलेगा। तो मध्य प्रदेश की जितने भी जैसे कि रोजगार कार्यालय की यहाँ पर वेबसाइट देखोगे, जनसंपर्क विभाग की देखोगे, तो जितनी भी वेबसाइट है जो हमारे सिलेबस में है, तो वो वेबसाइट से आपको कुछ यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर उसके बारे में छोटे शॉर्ट नोट्स आपको बना के रखना है, उनसे कुछ भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नांकित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर 3 से 4 व्यक्ति ऐसे रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश के, जो भारत का जो उच्चतम न्यायालय है वहाँ पर मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्य किया है। बाकी यहाँ पर न्यायमूर्ति SK झा मुख्य न्यायाधीश के तौर पर तो इन्होंने कार्य किया है, बाकी न्यायाधीश के तौर पर यहाँ पर कार्य नहीं किया है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है।
तो इस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए ये भी एक हिसाब से देखा जाए तो व्यक्ति विशेष से ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत यहाँ पर आता है। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया था, मध्य प्रदेश का जो पंचायती राज है वो आपको पूरा पढ़ना है। जितने भी अनुच्छेद है नगर पालिका से संबंधित है और उसके बाद में यहाँ पर नगर पंचायत से संबंधित है। तो दोस्तों यदि अगर नगर पंचायत की हम यहाँ पर बात की जाए तो 243D आता, ठीक है। यहाँ पर 243D नहीं दिया और यहाँ पर पूछा गया है नगर पालिका के बारे में, तो ये इसका जो राइट आंसर है वो 243T होगा, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। दोस्तों आप ये प्रश्न देखोगे तो इसी प्रश्न पत्र में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सागौन के वन पाए जाते हैं पूरे भारत में, और ये लगभग 20% यहाँ पर पाए जाते हैं, और इसका जो सही जो प्रतिशत है वो है 19.36%, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 19.36% है और ये 20 के लगभग आता है, यानी कि 20 के करीब में ये आता है। तो इसका जो राइट आंसर है 20% होगा। बेतवा नदी निकलती है। देखिए बेतवा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है, जो कि विंध्यन पहाड़ियों में स्थित है, ठीक है। तो ये प्रश्न सभी से यहाँ पर बन गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है। तो देखिए यहाँ पर जो उत्तरी भाग है या फिर हम मध्य भारत का पठार जिसे कहते हैं, तो वहाँ पर आप देखोगे वार्षिक तापांतर अधिक रहता है, क्योंकि वहाँ पर क्या है महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। और बाकी मालवा और रीवा पन्ना में आपको देखने को मिलेगा कि सम जलवायु यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर ठंडी भी सामान्य होती है और गर्मी भी सामान्य होती है। बाकी यहाँ पर आप देखोगे जो उत्तरी भाग है यहाँ पर महाद्वीपीय जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर जो गर्म चीज़ें हैं यानी कि जो गर्मी है यहाँ पर अधिक पड़ती है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है। तो ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है, तो ये इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है दक्षिण से उत्तर की ओर, क्योंकि जो गर्मी में है जो सूर्य है वो उत्तरायण होता है, यानी कि सूर्य की आखिरी स्थिति यदि देखा जाएगा तो कर्क रेखा है, तो भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की ओर यहाँ पर गमन करता है। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है। तो सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है 1021, ये बालाघाट में है, और सबसे कम की यदि बात की जाए तो भिंड में है 837। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2016-17 के लिए क्या था। आपने यदि मध्य प्रदेश का जो आर्थिक सर्वेक्षण आया था उसमें आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। यानी कि अब आपको यहाँ पर क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश के बजट आते हैं, बजट को भी आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ना होगा। उसके बाद में मध्य प्रदेश का जो आर्थिक सर्वेक्षण आता है तो उसे भी आपको एक बार यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ना होगा। कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होते हैं, जैसे कृषि से संबंधित हो, रोजगार से संबंधित हो, कोई सी योजना से संबंधित हो, तो वो आपको यहाँ पर फैक्ट यहाँ पर नोट करने होंगे, क्योंकि वो फैक्ट यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आपको बजट भी पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, और उसके बाद में यहाँ पर जो आर्थिक सर्वेक्षण आता है मध्य प्रदेश का, खासतौर पर मध्य प्रदेश का, वो आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो खनिज से यहाँ पर थोड़े से सिंपल यहाँ पर प्रश्न पूछे गए थे, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर हीरा होगा, ठीक है। तो आपको हीरा की यहाँ पर खदानें भी दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे कि हिनोता पन्ना में, रामखेरिया पन्ना में है, ठीक है। उसके बाद में मंझगांव सतना में है, और अभी जो बकसवा खदान है वो छतरपुर में है, तो और अंगोरा खदान भी यहाँ पर छतरपुर में है। तो इन खदानों के भी नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में कोई सी भी चीज़ जो विशेष है उसके बारे में आपको थोड़ा सा और यहाँ पर ज्ञान इकट्ठा करना है, थोड़ा सा उसके बारे में और पढ़ना है, क्योंकि हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश पूरे भारत में प्रथम है। तो आपको हीरा उत्पादन में प्रथम है, इतने से आपका काम नहीं चलेगा। और कहाँ कहाँ उसकी खदान है, उन खदानों के नाम क्या है, भारत कितना हीरा उत्पादन करता है, यानी कि देश का 90% हीरा यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश में उत्पादित होता है। तो इस प्रकार की आपको थोड़ी सी यहाँ पर चीज़ें पढ़ना पड़ेगी, थोड़ा सा आपको यहाँ पर अंदर जाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पर क्लियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, कि मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय किस शहर में स्थित है। दोस्तों यहाँ पर 2 से 3 फैक्ट है, जैसे कि देखिए जनजाति संग्रहालय के बारे में यदि आपसे पूछा जाता है तो ये है श्यामला हिल्स भोपाल में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है भोपाल होगा, और आदिवासी शोध संस्थान भी यहीं पर है। बाकी जो आदिवासी रेडियो केंद्र है अगर उसका पूछा जाता तो वो झाबुआ में है। और यदि आदिवासी संग्रहालय जिसे अभी वर्तमान में बादल भाई संग्रहालय के नाम से जाना जाता है, तो यदि वो पूछा जाता तो पातालकोट छिंदवाड़ा में। तो आपको यहाँ पर जनजातियों के
बारे में यहाँ पर विशेष तौर पर पढ़ना है। और देखिए यहाँ पर जो भी सिलेबस में दिया गया था दोस्तों, सिलेबस से एक भी क्वेश्चन यहाँ पर बाहर नहीं गया है, पूरे यहाँ पर सिलेबस से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए जनजाति संग्रहालय ये हमारे जनजाति व्यक्तित्व वाले और जो जनजाति वाला जो पोर्शन दिया था उससे यहाँ पर रिलेट करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर योजना से संबंधित, देखिए मध्य प्रदेश करंट अफेयर से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आप आगामी एग्जाम में उन चीज़ों पर यहाँ पर विशेष फोकस यहाँ पर बना के रखो। मध्य प्रदेश की दोस्तों जितनी भी विशेष योजना है तो वो आपको तैयार करनी है, चाहे वो पुरानी हो चाहे नहीं हो, नई वाली हो, ठीक है। तो आपने नई जितनी भी योजना याद करी थी तो वो आपको आगामी एग्जाम में यहाँ पर काम आ सकती है। बाकी आपको यहाँ पर मध्य प्रदेश की जितनी भी पुरानी योजना है दोस्तों, जो भी विशेष है, खासतौर पर जनजातियों के लिए चलाई गई हो, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, है ना, तो वो आपको यहाँ पर याद करना है और उनका उद्देश्य भी यहाँ पर ध्यान रखना है। उनको आपको यहाँ पर उनकी तारीख रटने से यहाँ पर काम नहीं चलेगा, उन योजनाओं का उद्देश्य भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा करने के प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझ में आए कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार के प्रश्नों की आपसे उम्मीद यहाँ पर की जाती है आयोग के द्वारा, ठीक है। अब जो प्रश्नों का स्तर है दोस्तों वो अब थोड़ा यहाँ पर बढ़ते जा रहा है। आप डायरेक्ट यहाँ पर फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं। तो आपको हर एक टॉपिक के बारे में यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जैसे कि ये योजना वगैरह की हम बात करते हैं तो दोस्तों जो भी मुख्य परीक्षा की तैयारी करता है तो उन्हें ये सब योजना जो जितनी भी है ये योजना वो देख के ही यहाँ पर बता देते हैं कि ये योजना का उद्देश्य क्या होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा मुख्य परीक्षा की ओर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो अनुसूचित जनजाति छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने से ये संबंधित था। नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर देखना होगा कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के यदि यहाँ पर 34 प्रश्न आए हैं तो लगभग यहाँ पर 30 प्रश्न दोस्तों ऐसे आए हैं वो डायरेक्ट यहाँ पर सबसे बने होंगे, यानी कि सिंपल से यहाँ पर प्रश्न रखें। यानी कि इतना यहाँ पर एमपी जीके का जो प्रश्न है, कुछ कुछ प्रश्न यहाँ पर सरल है, कुछ कुछ ही प्रश्न यहाँ पर आपको कठिन देखने को मिलेंगे। देखिए जैसे कि इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर हीरा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है। दोस्तों अब इस क्वेश्चन में 2-3 चीज़ों में यहाँ पर डाउट है। जैसे कि अगर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी बेसिन यदि देखा जाए तो वो गंगा बेसिन है, तो जिसे हम गंगा यमुना बेसिन भी दोस्तों यहाँ पर कहते हैं। तो जो चंबल है वो यमुना की सहायक नदी है। तो बेसिन क्या होता है दोस्तों, बेसिन वो होता है जो सबसे बड़ी नदी होती है और जो उद्गम स्थल से डायरेक्ट समुद्र स्थल तक जाती है, यानी कि समुद्र में या किसी खाड़ी में अपना जो जल छोड़ती है, तो उसका यहाँ पर बेसिन माना जाता है। तो इसका गंगा भी हो सकता है, यमुना भी हो सकता है। बाकी यदि देखा जाए कि चंबल नहर सिंचाई परियोजना तो ये यमुना में जाके मिलती है, तो इसका हम यहाँ पे यमुना भी मान सकते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर कट ऑफ की बात नहीं करेंगे, कट ऑफ हम यहाँ पर बात करेंगे तब जब यहाँ पर आयोग का जो आंसर की है वो आ जाएगी, उससे आप यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर मिलाओगे तब, ठीक है। और जो यदि हम यहाँ पर अगर एक तौर पे देखा जाए तो कट ऑफ इस बार यहाँ पर थोड़ा सा कम ही जाएगा, पिछली बार की अपेक्षा यहाँ पर कम ही जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं कि जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। दोस्तों ये चंबल नदी पर ही। यहाँ पर आपको पता है कि 3 यहाँ पर परियोजना है, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। तो इन तीनों को आपको इसी क्रम में याद रखना है, क्योंकि जो गांधी सागर है दोस्तों ये है मंदसौर में, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में है और उसके बाद में जवाहर सागर यहाँ पर कोटा बैराज में है। तो यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो जो गांधी सागर है, राणा प्रताप सागर है, तो इसी का जल यहाँ पर जवाहर सागर में यहाँ पर प्रवाहित किया जाता है, ठीक है। हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर नदियों से भी क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद में यहाँ पर मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है। दोस्तों प्रमुख फसल, और हो सकता है कि यहाँ पर जैसे कि सोयाबीन यहाँ पर ऑप्शन में होता तो सोयाबीन इसका राइट आंसर यहाँ पर माना जाता है। उसके बाद में यदि यहाँ पर अगर सोयाबीन नहीं है तो गेहूँ इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों गेहूँ क्यों होगा, क्योंकि गेहूँ में हमें यहाँ पर 3 बार कृषि कर्मण पुरस्कार यहाँ पर मिल चुके हैं, 2013-14, उसके बाद में 15-16 और 16-17 में 3 बार यहाँ पर गेहूँ उपार्जन के लिए हमें यहाँ पर मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। और यदि बात की जाए तो अभी तक टोटल 7 बार मिल चुका है। कुल दलहन उत्पादन में 17-18 में मिला था केवल 1 बार, और गेहूं उत्पादन में दोस्तों यहाँ पर 3 बार मिल चुका है। यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किए जाने वाले निम्न में से कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च है। यहाँ पर खेल प्रशिक्षक के बारे में पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है विश्वामित्र पुरस्कार। यदि ऐसा पूछा जाता कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है तो वो है विक्रम पुरस्कार, ठीक है। तो विश्वामित्र पुरस्कार इसका राइट आंसर होगा। और इसकी जो स्थापना है 1994 में हुई थी, और वर्तमान में दोस्तों इसके तहत यहाँ पर 2 लाख रुपये यहाँ पर दिए जाते हैं। पहले इसकी राशि जो थी वो 1 लाख रुपये थी, वर्तमान में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है 2 लाख रुपये यहाँ पर दिए जाते हैं। और प्रशिक्षक यानी कि जिसने भी
उन प्रशिक्षकों को यहाँ पर दिया जाता है कि जिन्होंने जो भी खिलाड़ी है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो ऐसे खिलाड़ी को प्रशिक्षित किया हो जिसने या तो 2 स्वर्ण जीते हों या फिर 4 रजत पदक जीते हों या फिर 6 कांस्य पदक जीते हों, तो उन प्रशिक्षकों को यहाँ पर विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकेदमी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये जबलपुर में स्थित है और ये 2013 में स्थापित की गई थी, यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और जो क्रिकेट एकेडमी है, देखिए एकेडमी अलग होता है, एसोसिएशन अलग होता है, यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एकेडमी में आपको प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है, और एसोसिएशन आप इस प्रकार से मान सकते हो कि नियम कानून यहाँ पर बनाए जाते हैं एसोसिएशन में, ठीक है। तो क्रिकेट एकेडमी की बात की जाए तो दोस्तों वो शिवपुरी में है। तो जितनी भी क्रिकेट एकेडमी है वो कहाँ स्थित है, उनके सन आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और ये बात तो आपको पिछले जो 2019 का पेपर हुआ था उसी से आपको यहाँ पर समझ जाना था, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं कि भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन है? तो दोस्तों ये एक अफगान सरदार थे दोस्तों, मोहम्मद खां, ठीक है। अब यदि इसमें यहाँ पर राजा भोज होता, क्योंकि सबसे पहले जो भोजपाल नगरी है वो किन्होंने बसाई थी? राजा भोज ने बसाई थी। बाकी आधुनिक भोपाल की स्थापना की यदि बात की जाए तो दोस्तों मोहम्मद खान ही यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि राजा वीर सिंह देव की राजधानी यहाँ पर कहाँ थी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गहोरा। ये बघेल राजा थे और ये बाबर के समकालीन थे, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। देखिए जैसे कि अब मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रीय इतिहास है, यानी कि जितनी भी रियासतें हैं उनसे यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर खासतौर पर ये जरूर पूछा जाता है कि कौन सा व्यक्ति किस क्षेत्र से संबंधित था, ठीक है। पिछली बार भी आपको यहाँ पर बोधन दोवा और हीरापुर के राजा हृदय शाह, तो इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले थे। इस बार भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिले हैं, यानी कि मध्य प्रदेश के इतिहास को आपको विशेष तौर पर यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा और मध्य प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान है अच्छे तरीके से यहाँ पर तैयार करना पड़ेगा, ताकि आपको यहाँ पर जो मुख्य परीक्षा है उसमें भी आपको यहाँ पर क्लियर करने में आसानी हो जाए, क्योंकि वहाँ पर भी आपकी रियासतें ऐड की हुई है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे कि मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, यहाँ कथन किसने कहा था या किसका था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है अमीर खुसरो। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि भीम बेटिका को किसने खोजा था? तो भीम बेटिका की खोज किसने की थी? तो डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर, ठीक है। इन्होंने इसके अलावा भी नागदा और कायथा की भी यहाँ पर खोज की थी, यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? देखिए दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि यहाँ पर जो मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी यदि जनजाति की बात की जाए तो वो है भील, और भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड, और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है, यानी कि सर्वाधिक पाई जाने वाली, या फिर हम इसे इस प्रकार देख सकते हैं कि सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली। तो इसका दोस्तों जो आंसर है वो गोंड जनजाति भी यहाँ पर हो सकता है। बाकी यहाँ पर आयोग किस प्रकार के यहाँ पर उसकी जो आंसर की है किस प्रकार का उसमें आंसर रहता है वो वहाँ पर देखेंगे। बाकी अभी तक इसका जो आंसर है सभी जितने भी टेस्ट जिन्होंने भी अभी तक यहाँ पर आंसर की जारी की है, जितने भी इंस्टीट्यूट ने, तो उन्होंने यहाँ पर अभी भील जनजाति को यहाँ पर माना है, और आयोग की जो आंसर की आएगी उससे हम यहाँ पर थोड़ा सा मिलान कर लेंगे। नेक्स्ट ये दोस्तों कि भारत में किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है मध्य प्रदेश, लगभग 20% भाग पर यहाँ पर वन पाए जाते हैं। अब दोस्तों ये यहाँ पर करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि पद्मश्री भूरी बाई किस लिए प्रसिद्ध है? तो 2021 में ही इन्हें क्या मिला है दोस्तों? पद्मश्री मिला है, और पिथौरा चित्रकला से यहाँ पर संबंधित है। तो दोस्तों करंट अफेयर के यदि क्वेश्चन यदि देखा जाए तो 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्ट करंट से लिंक करे हैं, और ये आपको जो निर्माण IAS की जो करंट अफेयर की बुक है उसमें यहाँ पर आपको सीधे देखने को यहाँ पर मिलेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए ये भी व्यक्ति विशेष से है कि केला सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है? तो दोस्तों इनका जो जन्म हुआ है विदिशा में हुआ है, और 2014 में इन्हें नोबेल पुरस्कार यहाँ पर मिला था, और 2014 में ही जो मलाया यूसुफजाई है उन्हें भी यहाँ पर मिला था, ठीक है। और देखिए ये भी डायरेक्ट करंट का क्वेश्चन यहाँ पर है कि 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा है, और ये रीवा में अभी स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्र कवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या है? देखिए आपके साहित्यकार और उनकी कृतियाँ यहाँ पर आपका जो प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस उसमें दिया गया था, और दोस्तों ये मंदसौर से हैं, ठीक है। तो ये बाल कवि बैरागी का जन्म कहाँ हुआ था? मंदसौर में हुआ था। इनका वास्तविक नाम या फिर बचपन का नाम कहा जाए तो नंदराम दास था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे कि भवभूति को यहाँ पर भारत का मिल्टन या अम्बेक कहा जाता है, और शिवपुत्र कुमार गंधर्व को कहा जाता है। तो इनके आपको पूरे साहित्यकार और उनकी कृतियाँ यहाँ पर दिया गया था। बाकी साहित्यकार के बारे में आपको पूरा पढ़ना है कि ये किन किन राजा के दरबार में रहे हैं, कौन कौन सी इन्होंने कृतियाँ
जैसे कि ग्रंथ लिखे हैं या फिर कृतियाँ लिखी है, और उन कृतियों में उन्होंने क्या बताया है, कुछ विशेष है, कुछ विशेष तरीके की रहती है ना। जैसे कि झांसी की रानी के लिए शेक्सपियर पुरस्कार मिला है सुभद्रा कुमारी चौहान को। तो इस प्रकार से आपको कुछ कुछ कृतियों के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा अंदर यहाँ पर जाना पड़ेगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पर आप यदि एक चीज़ यहाँ पर एनालिसिस करोगे कि 2019, 2020 और जो 2018 और 17 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ पर परमार और चंदेल पर विशेष फोकस किया जाता है। यानी कि यहाँ पर आप देखोगे कि परमार और चंदेल पर विशेष यहाँ पर फोकस किया गया है। राजा भोज से यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में यहाँ पर परमार चंदेल आपको अच्छे से यहाँ पर पढ़ना चाहिए, उससे हर बार क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में एक देखोगे आप तोमर राजवंश, जो कि ग्वालियर का था, तोमर राजवंश। उसके बाद में चंदेल का आपको यहाँ पर पता ही है। तो इनसे यहाँ पर हर बार क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इनसे मेंस में भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा कि राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है धनपाल। ठीक है, इनकी एक रचना भी है तिलक मंजरी। तो राजा भोज की कौन कौन सी रचना है, उनके दरबारियों की कौन कौन सी रचना है, और जो वाकपति मुंज था उनके दरबार में कौन कौन रहते हैं, प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था, और इसकी स्थापना किसने करी है, परमार वंश की सबसे पहले इनकी राजधानी कहाँ थी, और फिर बाद में कहाँ स्थापित की, और बाद में जो धारा नगरी स्थापित की थी वो किसने स्थापित की थी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको परमार और चंदेल को विशेष तौर पर आपको अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट करना है। उसके बारे में आपको शॉर्ट नोट्स बना के यहाँ पर रखना है, और पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यहाँ भी था। देखिए, सांची एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ पर कौन किसकी समाधि रखी है, किसने इसका निर्माण कराया था, यहाँ की रेलिंग का निर्माण किसने करवाया था, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। यानी कि आप यहाँ पर देखोगे कि आपके इर्द गिर्द आपने जो क्वेश्चन पढ़े हैं उन्हीं से यहाँ पर थोड़े थोड़े यहाँ पर क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पर जिसने भी थोड़ा सा अच्छे से संयम के साथ यहाँ पर पढ़ाई की हो, यानी कि जिन्होंने फैक्ट रटने पर कम ध्यान दिया हो, कॉन्सेप्ट समझने पर ज़्यादा ध्यान दिया हो, तो उनसे यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर बने हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर उपनाम वगैरह तो खैर ये तो सिंपल ही है। तो यहाँ पर काक नाम, इसे काक नाम भी कहा जाता है, काक नाद भी कहा जाता है, और काका नावा भी कहा जाता है, और बोट्टा श्री भी कहा जाता है। ठीक है, तो इतने सारे इसके प्राचीन नाम हैं। तो मध्य प्रदेश के जितने भी पर्यटन स्थल हैं उनके प्राचीन या फिर उन्हें प्राचीन नाम में, यानी कि प्राचीन समय में उन्हें क्या कहा जाता था, उनकी विशेषता किस लिए है, किस लिए वो जाने जाते हैं। तो इस प्रकार के आपको यहाँ पर थोड़े से अंदर से गहराई में आपको MPGK में थोड़ा सा यहाँ पर जाना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर टंट्या भील का वास्तविक नाम क्या है, तो टंट्या भील खंडवा के वीरीग्राम में इनका जन्म हुआ था, और गुरिल्ला युद्ध पद्धति इन्होंने अपनाई थी। और इनका जो वास्तविक नाम था तो वो तांत्या था। तो अंग्रेज लोग क्या है, थोड़ा सा उनके यहाँ पर हिंदी वो ठीक तरीके से नहीं बोल पाते, तो वो टंट्या यहाँ पर कहते थे। ठीक है, तो इनका जो वास्तविक नाम था तांत्या था। तो यहाँ जो आयोग है, तो यहाँ पर हिंदी में तो इस प्रकार से लिखा है, बाकी इंग्लिश में इसका जो शब्द का उच्चारण है वो सही तरीके से यहाँ पर किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों टांट्या भील के बारे में आपको 2 से 3 चीज़ें जाननी चाहिए। जैसे कि इन्हें भीलों का रॉबिन हुड कहा जाता है, या फिर इंडियन रॉबिन हुड कहा जाता है, अंग्रेजों ने इन्हें ये उपाधि दी थी। उसके बाद में आदिवासी नायक भी इन्हें कहा जाता है। बाकी अगर आपसे ये पूछा जाए कि निमाड़ का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है, तो वो भीमा नायक को कहा जाता है। केवल निमाड़ का यदि पूछा जाए तो वो भीमा नायक होगा, बाकी जितने भी रॉबिन हुड है वो सब टांट्या भील है। लास्ट प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं कि 7 सागर 9 नारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो यहाँ पर उज्जैन माना जा रहा है। बाकी यहाँ पर यदि देखा जाए तो ओमकारेश्वर भी यहाँ पर इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो बाकी अभी तक जितने भी इंस्टीट्यूट हैं तो उन्होंने यहाँ पर अभी उज्जैन यहाँ पर माना है। बाकी 1 से 2 दिन में आपके यहाँ पर जो MPPSC की है वो यहाँ पर आंसर की आ जाएगी, उससे आप एक बार अच्छे से मिलान कर लीजिएगा। और जो कट ऑफ है दोस्तों, तो वो पिछली बार के मुकाबले यहाँ पर थोड़ा सा कम ही जाएगा। हमने यहाँ पर आपको बता दिया है किस प्रकार से आपको तैयारी करना है। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को दोस्तों आपको हल्के में नहीं लेना है, हर एक टॉपिक के बारे में आपके विशेष फैक्ट यहाँ पर आपको अच्छे से पता होने चाहिए। उसके बारे में उसके बाद में जो आपका जो सिलेबस है दोस्तों, सिलेबस में जो भी पॉइंट जो भी लाइन दी है उसके बारे में आपके छोटे नोट्स आप खुद से तैयार करो। ठीक है, किसी भी यूट्यूब या फिर किसी भी PDF के चक्कर में ना रहे, क्योंकि आप खुद से जो नोट्स बनाओगे, खुद से जो फैक्ट लिखोगे, 2-4 जगह सर्च करके खुद से जो लिखोगे तो वो आपको हमेशा याद रहेगा। किसी भी PDF को फैक्ट रट के आप यहाँ पर आप MPPSC नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट की बात होती है। थोड़ा सा यहाँ पर UPSC लेवल, उसके बाद में यहाँ पर स्टेट PCS के लेवल को यहाँ पर कवर किए जाने का प्रयास किया रहा है। उसके बाद में जो घटना चक्र पूर्वावलोकन आती है दोस्तों अन्य सब्जेक्टों की, तो उसमें भी आपको जो व्याख्या दी होती है हर एक प्रश्न की, तो वो व्याख्या आपको अच्छे से यहाँ पर पढ़ना पड़ेगी, और अभी से आपको यहाँ पर तैयारी करना पड़ेगा। लास्ट के 1-2 महीने में आपको तैयारी करके आपका यहाँ पर प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होगा। तो ये सब चीज़ आपको यहाँ पर जानने को मिली होगी। तो जो भी
अभी पहली बार देने जा रहे हैं या जिनका भी अभी यहाँ पर दूसरी बार होगा या तीसरी बार होगा, तो वो अब आगे की रणनीति इस प्रकार से यहाँ पर बनाए कि हर एक टॉपिक के बारे में आपको अच्छे से यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, अब मध्य प्रदेश के करंट अफेयर से भी आप समझ ही गए होंगे किस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। विशेष व्यक्तियों से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई योजना से संबंधित हो वो, यानी कि बाकी के आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, वो सब यहाँ पर जेल प्रहरी, पुलिस जैसे एग्जाम में मध्य प्रदेश करंट अफेयर पूछे जाता है, बाकी के कचरा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी मध्य प्रदेश के जो सब्जेक्ट से रिलेटेड करेगा तो वो चीज़ यहाँ पर पूछी जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर रीवा वाला देखोगे तो यहाँ पर दिया ही हुआ था, उसमें ऊर्जा संसाधन वाला उससे यहाँ पर आया है। भूरीबाई पिथौरा चित्रकला से संबंधित है, तो ये जनजातियों से संबंधित हो गया। तो यानी हमारे सिलेबस से संबंधित जो करंट अफेयर है मध्य प्रदेश का, तो वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा एनालिसिस करने का प्रयास करा है, और बाकी यहाँ पर 1-2 दिन में आयोग की आंसर की आ जाएगी, उससे भी आप एक बार मिलान कर लीजिएगा। और जो भी है, अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर मेंस के प्रति यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क हो जाना है, मेंस को आपको यहाँ पर अच्छे से कर लेना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।